नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ गुफ्तगू में दो इंतहाई अच्छी, प्यारी और मुनफरिद शख्सियात शरीके गुफ्तगू हैं। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं एक माहिर तालीम व तदरीस मियाँ मुज़फ़्फ़र बेग साहब, जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं, और दूसरी शख्सियत हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं वो एक माहिर कानूनदान हैं, अच्छे तजिया निगार हैं, बहुत सारे शोबों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है, कई एमए किए हैं और अब वो कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद जर्नलिज्म में भी एक एमए खड़काने का अंदिया दे रहे थे पिछले प्रोग्राम में। वेलकम जनाब मियाँ लियाकत अली साहब और मुज़फ़्फ़र बेग साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मुज़फ़्फ़र बेग साहब ने स्पेशलाइजेशन की है मैथमेटिक्स में। एफसी कॉलेज से उन्होंने मैथ्स में रिकॉर्ड कायम किया है। 2000 में यहाँ पर पाकिस्तान में वो लेक्चरशिप करते हुए यूईटी में, एचिसन कॉलेज में और फिर सरकारी कॉलेज में लेक्चरशिप करते करते 2000 में ये मुंतकिल हो गए कनाडा में, और फिर वहाँ पर इन्होंने 2006 में अपना एक इदारा खोला, जिसे 2007 में कैनेडियन हुकूमत ने बाकायदा तदरीस का इजाज़तनामा दिया और 2007 से ये कनाडा में शुबा तालीम से वाबस्ता होकर अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि कनाडा का निज़ाम तालीम क्या है, पाकिस्तान से उसका मुआवजा कैसे किया जा सकता है और उसके क्या खूबियाँ और स्ट्रेंथ्स हैं। जी मुज़फ़्फ़र बेग साहब, पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान के शुबा तदरीस से भी वाबस्ता रहे और फिर आप कनाडा में भी कैनेडियन के शुबा तदरीस से वाबस्ता हुए, ज़रा मुख्तसरन सा दोनों ममालिक का तजिया करके बताइए कि निज़ाम तालीम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कहाँ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में आपने इंट्रोडक्शन वाला दिया। हाँ जी भाई साहब, मेरा जो पास 36 ईयर्स से एजुकेशन में है। पहले 14 ईयर्स में इधर पाकिस्तान में रहा, उसके बाद आफ्टर दैट लास्ट 22 ईयर्स मैं कनाडा में एक अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। सो एजुकेशन का जो मेन सिस्टम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ हमारे तो खैर है ही है, लेकिन मैं ज़्यादा बात कनाडा की करूँगा। वहाँ एक अंटारियो कैरिकुलम है, जो पूरे अंटारियो का एक ही कैरिकुलम है। इसके बेशुमार डिफरेंट बोर्ड्स हैं, लेकिन सबको उसी के मुताबिक ही टीच करना पड़ता है। यानी पूरे कनाडा में यकसा निज़ाम तालीम और उसका तदरीसी मवाद है। बोर्ड मुख्तलिफ हैं जी, लेकिन पढ़ाएंगे वो वही जो हुकूमत कनाडा ने तजवीज़ किया है करिकुलम और सिलेबस। हाँ जी, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, अंटारियो की बात हो रही है। अंटारियो वहाँ का एक प्रोविंस है। अंटारियो का कैरिकुलम है, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट कैरिकुलम है, लेकिन उनमें एक कोऑर्डिनेशन है। अगर आप दूसरे प्रोविंस से शिफ्ट करते हैं एक से दूसरे में, तो उसकी बकायदा इक्वलेंसी है, एक सर्टेन क्राइटेरिया है, आप उसको उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो फिर पाकिस्तान की तरह ही हुआ ना कि पाकिस्तान में भी सूबों के डिफरेंट करिकुलम्स हैं, कनाडा में भी डिफरेंट करिकुलम है, तो कोई फर्क तो ना हुआ फिर? बहरहाल उस पे ये है कि फिर उनकी ग्रिप है, जो कैरिकुलम है उस अंटारियो का वो ही टीच किया जाएगा। जैसे जहाँ हम रहते हैं टोरंटो में, वहाँ 2 मेजर बोर्ड है, एक तो पब्लिक है और दूसरा जो है वो कैथलिक बोर्ड है। अब जो पब्लिक बोर्ड है, जैसे हम यहाँ से इमिग्रेंट्स जाते हैं तो वो सारों के लिए, पब्लिक तो सब के लिए ओपन है,
लेकिन जो कैथलिक है वो ओनली फॉर क्रिश्चियंस है। तो इट मीन्स कि क्रिश्चियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज डबल हैं। ऑफ कोर्स कंट्री मेजोरिटी उन्हीं की। ऐसे हुआ ना कि जैसे पाकिस्तान में एक सरकारी इदारे हैं, दूसरी तरफ जो है ये मदारिस का निज़ाम तालीम है, नहीं, ऐसे ही हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों जो है, दोनों में एजुकेशन फ्री है, दोनों का। नहीं, वो तो उसका मोडस ऑपरेंडी है ना जी। अदरवाइज फिक्री एतबार से तो पाकिस्तान की तरह ही हुआ ना कि मजहबी तालीम दीनी लोगों के लिए और सेकुलर तालीम दूसरे लोगों के लिए। नहीं, फुली मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। उसमें एक सब्जेक्ट होता है जो आप है, बाकी जो कैरिकुलम है वो दोनों का सेम है। नहीं, कैथलिक का जो है जी, वो क्या फर्क है? उसमें ऐसे है कि कुछ कोर्सेज जो है ना वो कंपलसरी होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्टिव। जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो तो सबको टीच करने हैं, जबकि जो इलेक्टिव है ना उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप इलेक्टिव क्या चूज करते हैं। मसलन बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हम ये चाहते हैं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कैथलिक की। जी, कैथलिक। पाकिस्तानी कैथलिक जाके तो नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स उसको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन नहीं मिलेगा, वो उनके अपने क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए है, मजहबी तालीम है उन प्लस वो भी उसमें है, लेकिन उन्होंने अपना एक बोर्ड ही सेपरेट बनवा लिया है। उसका फायदा ये है कि कैथलिक ही सिर्फ वहां पढ़ेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ जैसे पाकिस्तान में दीनी बोर्ड है जी, ऐसे ही हुआ ना? है, बिल्कुल जी, हाँ जी। और जबकि उनके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, वो पब्लिक में भी आ सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं। जबकि हम लोग जो है ना, हमारे लिए पहली बात है कि डायरेक्ट तो पब्लिक ही होता है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा कोर्स है जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, तो एज ए स्पेशल कंडीशन आप कैथलिक में भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने जो है ना अपने फ्रेम में ही रहना पड़ता है। okay. अच्छा, ये जो खानदगी की शरह है वो कैसे डिटरमिन होती है और वो क्या है कनाडा में? कनाडा में जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है अप टू ग्रेड 12। जो स्टूडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रेड 12 जो है, पेरेंट्स की भी, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कंपल्शन है कि बच्चा अप टू ग्रेड 12 जो है वो स्कूल जाएगा। वहां पर शरह खानदगी को मापने का पैमाना जो है वो ग्रेड 12 की तालीम है जी हाँ। कि जिसने वहां तक तालीम हासिल की है वो खानदा है, वरना वो यू आर राइट ना खानदा है। मियाँ साहब को भी शरीक ना कर ले, क्योंकि मियाँ साहब भी देख रहे हैं। मियाँ साहब जी जी, हमारे यहाँ तालीम को आप कैसे देखते हैं? कनाडा का तो आपने देख लिया। हमारे यहाँ तालीम आपने वहाँ इन्होंने बता दिया कि दो बोर्ड हैं, वो भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में, एक कैथोलिक एंड दूसरा जनरल पब्लिक का। हमारे यहाँ तो आप लाहौर में ही देखें तो आपको मेरा 5-7 निज़ाम तालीम मिल जाएंगे। बीकन हाउस, LGS, इनका सिस्टम अपना है। हर एक ने अपना एक ऑक्सफोर्ड लेवल का जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, वो डे 1 से O लेवल A लेवल की स्टडी करवाते हैं। एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, जो मेन पब्लिक जिसके में जाती है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, और उसमें, और तीसरा जो आपने पहले ही नाम ले लिया मदारस, दीनी मदारस है। ये तो मेन सिस्टम चल रहे हैं। आगे जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो अफोर्डिंग है, वो O लेवल A लेवल, या जैसे आप एक्सफोर्ड कहते हैं, या ग्रामर कैम्ब्रिज लेवल की एजुकेशन है, वो अफोर्डिंग लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी बुक्स ही हमारा जो निचला तबका है वो खरीद ही नहीं सकता। असल तो फिर बात ये हुई ना कि असल तो कनाडा की तरह ही हमारा निज़ाम तालीम है, एक सरकारी और एक मजहबी। ये जो O लेवल A लेवल है, ये तो बिल्कुल आटे में नमक के भी बराबर नहीं है ना? नहीं, हमारे यहाँ वहाँ जो कनाडा का है ना, जहाँ तक मैंने भी स्टडी किया है, वहाँ पे कैथोलिक और जो जनरल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ दोनों में इक्वल है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा कि 12वीं तक हर बंदा फ्री है, ठीक है। वो कोई क्रिश्चियन है तो वो कैथोलिक में जाना पसंद करता है या अपनी मजहबी तालीम को हासिल करना चाहता है, साथ साथ उसको दूसरी तालीम भी दी जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो बच्चे मदारस में चले जाते हैं वो सिर्फ मजहबी तालीम तक रह जाते हैं, वहाँ उनको जनरल एजुकेशन, मैथ, साइंस वगैरह, अब आदो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इन लोगों बच्चों को कुछ पढ़ाएं, लेकिन वो नाम की है, वहाँ पे ये तालीम नहीं दी जाती उनको, कि जो हमें हमारी जदीद जो अलूम है उनके साथ हमें रोशनास कराए हमारे बच्चों को, ताकि वो compete कर सकें दुनिया में। इस वक्त देखें, सबसे पहले जैसे आपने कहा
रिसेंटली वर्ल्ड बैंक में ये एक चीज अंडर डिस्कशन आई थी कि एजुकेशन, हमारे यहाँ तो अभी तक वही है कि जो अपना नाम लिख सकता है, जो बस का नंबर पढ़ सकता है, तो इलिटरेट है। और जबकि यूनाइटेड नेशन में ये डिस्कशन हो रही थी कि अब उस एजुकेशन को कैसे हम ख्वांदा या इलिटरेट की डेफिनेशन क्या हो। तो जो लेटेस्ट हुआ है कि चूंकि सारी दुनिया आईटी पे चलेगी, अब उसके बगैर गुजारा नहीं है, सेल फोन हर बंदे के पास है, तो वहाँ वन हु कैन रीड ईमेल, वन हु कैन सेंड ईमेल, वन हु कैन रिसीव ईमेल, उसको ख्वांदा। जाहिर है जो बंदा पढ़ा होगा, जो आईटी फ्रेंडली होगा, वही ईमेल को रिसीव करेगा, वही सेंड करेगा, वही लिखेगा। तो आप देखें मियां साहब, अपने मुजफ्फर बेग साहब पाकिस्तान के तालीम याफ्ता हैं और वहां जाकर कैनेडियंस को खानदा बना रहे हैं। कमाल नहीं है हमारे निज़ाम तालीम का? मुजफ्फर साहब जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें हमारा जो सिस्टम है ना, नो डाउट डिफरेंट तो है, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं ना वो ज्यादा डीप करते हैं। जब हमारा स्टूडेंट वहां जाता है ना तो उनसे वो बहुत आगे है और बहुत जल्दी पिक करता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो मेजोरिटी है ना वो एशियंस ही है। वहां का बच्चा जो है ना वो मैक्सिमम जाता है तो ग्रेड 12 तक, बहुत कम परसेंटेज है वो आगे जाती है, जो वहां के लोकल हैं। जो वहां के लोकल हैं, हमारे लोग ही जाते हैं। जो फर्ज करें एक बच्चा ग्रेड 10 का यहाँ गया है, जब वो वहां की ग्रेड 10 में जाएगा तो इस हमारे बच्चे का मेयार से बहुत ऊपर होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये चीज है, ये फिर हमें पीछे ले जाती है। उन लोगों को कुछ नहीं भी आता है लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना है कि शो करते हैं कि वी आर टू मच, वेयर एज हमारे लोगों में बहुत कुछ जानने के बाद भी ये पीछे है। मियां साहब जी बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने। हमारे यहाँ बेसिकली क्रिएटिविटी हमारे निज़ाम तालीम में ना, क्रिएटिविटी लोग जो अफोर्डिंग है, क्यों वो जो LGS, बीकन हाउस या इस तरह के तलीमी कैम्ब्रिज सिस्टम को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वहाँ क्रिएटिविटी है, बच्चे पे कदगन नहीं लगाई जाती। जबकि हमारा जो निज़ाम तालीम है सरकारी है, वहाँ हम कदगन लगा देते हैं कि 2 + 2 4 ही, बस आपने यहीं रहना है। यानी वो जो ज़हनी उड़ान है, उड़ान को हम फ्री नहीं करते, क्रिएटिविटी नहीं आती। नहीं आती जबकि एजुकेशन का मतलब ही ये है कि मेरे अंदर जो मेरी ब्रेन की सलाहियत है मुझे उनके मुताबिक चलने दिया जाए, चाहे मैं ड्राइंग बनाऊं। हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि यहाँ हमारे यहाँ माँ बाप फोर्स कर देते हैं कि आपने डॉक्टर बनना, आपने इंजीनियर बनना। बच्चे को चाहे उस बेचारे का ज़हन हो कि मैंने अदाकार बनना है या उसने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो बच्चे को आप सोटे मार मार के हम उसको जो ना जबरदस्ती उसे कहते हैं। नहीं तो अच्छा मियां साहब आप बताएं, वैसे आप क्या बनना चाहते थे? मुझे जो गिरदोनवा को देख के, हालांकि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी, गिरदोनवा को देख के मैंने भी मेडिकल रख लिया। पहले तो पता ही नहीं था। अच्छा। पहली बात ये है कि हमारे मोस्टली बच्चों को 10वीं तक, मैट्रिक तक आपने 8 से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं कि आपने प्री मेडिकल जाना, आर्ट्स या प्री इंजीनियरिंग में जाना, मेडिकल में जाना या आर्ट्स में जाना। हमारे बच्चों को वहां तक हमें कंसेप्ट ही नहीं था। हमने सोच सुना के कहा जी ये डॉक्टर लोगों की नौकरियां ज्यादा होती हैं, डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन, रिश्ता भी अच्छा मिल जाता है। बहरहाल यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है। वहाँ बच्चे को ना फ्री हैंड दिया जाता है, मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो कम है। हमारे यहाँ जो ना टीचर को एक मतलब ये तो वो सख्ती है, पता है कि टीचर मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, इससे जो है ना बच्चे की जो सलाहियत है वो निखरती नहीं। समटाइम बच्चा क्वेश्चन करना चाह भी रहा होता है लेकिन वो करता नहीं, उस पर प्रेशर इतना होता है। जबकि वहां ऐसी बात नहीं है। वहां अगर फर्ज करें टीचर भी गलत है ना तो स्टूडेंट वो हेजिटेट नहीं करेगा, उसको टोक देगा सर नहीं, और उससे आर्गू भी करेगा तो ये गलत है तो गलत ही है। हमारे यहाँ पर आर्गूमेंट करने को एक बदतमीजी और बेअदबी और इस चीज को बर्ड लाइक किया जाता है। और जो ही वो देखते हैं ना किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है वो उसको स्पेशल इंटेंशन देते हैं। और यहाँ एक सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने जो बच्चा होता है ना ग्रेड 3 एक लेवल रखा है, उसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ऑब्जर्व करना है कुछ, जिसमें वो देखते हैं ना कि इसमें कुछ स्पेशल सलाहियत है, उसका एक प्रोग्राम होता है गिफ्टेड प्रोग्राम, गिफ्टेड प्रोग्राम। तो वो बच्चों के उसके लिए पिक कर लेते हैं
और उनका जो है ना वे ऑफ एजुकेशन ही ओवरऑल डिफरेंट हो जाता है, और वही जो 2-3% है ना वही वहां लीड करते हैं, बाकी मेजोरिटी है। तो ये ग्रेड 3 में वो चीज पिक कर लेते हैं। और ये जो टीचर है वो जरूरी नहीं है कि आप 50 है तो 50 में 1 या 2 हो सकता है 4 निकले, हो सकता है 1 भी ना हो, लेकिन उन्होंने उस मेयार तक मीट करना है कि अगर इक्वालिटी है तो देन वी कैन पिक। यही यहाँ पे यही चीज है, मतलब हमारे यहाँ बगैर दिलचस्पी के, बगैर बच्चे को ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता। हमने सिर्फ मैट्रिक करवाना है, FA करवाना है, MA, हम बेतहाशा मतलब पढ़ाई जा रहे हैं, टाइम वेस्टेज है ना। जो ही आप जा रहे हैं, माँ बाप का भी, अदारे के भी, गवर्नमेंट के भी, और टीचर भी वसाइल जाया हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो आपके यहाँ आलम बीबी स्कूल का एक सिस्टम आपने सुना होगा, वो चल रहा है, तो बड़ी खूबसूरत उनकी मैंने ऑब्जर्व किया उनका, आलम बीबी ने जहां से स्टार्ट किया, हालांकि थोड़ी देर, बड़ा कोई लंबा सफर नहीं है उनका। उनमें यही है कि वो देखते हैं कि बच्चा कहाँ क्या बनना चाहता है, और उनके बच्चे अभी तक जितने निकले हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने फील्ड में। वो एटीट्यूड को देखा जाता है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं देखा जाता। हम मतलब जबरदस्ती, उनकी जो 3% क्लास निकलती है वही यूनिवर्सिटियों में जाती है, ठीक है, वही लीड करती है, वही कंट्री कंट्रोल करती है। हमारे यहाँ हम MA तक सबको ले जाते हैं, मतलब माँ बाप ग्रेजुएशन करो, MA करो, अच्छा रिश्ता, चाहे बच्ची है बच्चा है, लेकिन उनमें सलाहियत नहीं होती क्योंकि हम वेस्टेज, और उन्हीं MA में से हम निज़ाम तलीम में, या जिसका तुक्का लग जाता है या जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसके पोटेंशियल होता है, तो वो मतलब किसी ना किसी पॉलिटिक्स में आ जाता है, चाहे वो नकम्मा भी हो। ठीक है जी, इसने MA किया हुआ जी, बड़ी, हालांकि जो हमारी ब्रेन है वो तो सारा ड्रेन हो रहा है। जैसे ये चले गए, सारा अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, पहले UK जाता था। अब चूंकि UK में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कनाडा चूंकि बीइंग पूरी दुनिया में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से मशहूर है, तो हमारा सारा ब्रेन, आप देखें इस वक्त जो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास पैसे हैं, माँ बाप तो हर कोई अपनी औलाद को वहां ले जाना चाहता ताकि अच्छा रोजगार, जो ही ये ना मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी से निकले और बेचारा MNA के पीछे रिकमेंडेशन लेता फिरे, वहां तो सिस्टम ऐसा है ना कि जो ही आपका बच्चा फारग होता है वो उसको आपका अदारा। हाँ जी, इसमें मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ प्रोफेशंस है ना, हमारे तो कपल ऑफ चंद एक ही हैं, जिसको डॉक्टर, इंजीनियर है, पायलट बनाना है, वहाँ नंबर ऑफ प्रोफेशंस जो है ना अराउंड 450 है। 450 प्रोफेशंस हैं डिफरेंट, आपके लिए अवेलेबिलिटीज है कि आप इनमें आगे आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी इतनी ही ज्यादा है। आप कुछ सोच समझ के गए थे या बस कोशिश की कि आजमा लें? इसमें जी वैसे तो कोशिश ही आप कह सकते हैं। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो जो भी सूरत हाल है, हर एक कोशिश करता है कि क्या बेहतर हो सकता है। मैंने पहले अप्लाई किया कि फर्दर एजुकेशन होनी चाहिए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जाने का था कि अपनी मजीद एजुकेशन लूँगा। पहले मैंने एक और जगह मलेशिया में अप्लाई किया, साथ ही मुझे इधर भी अप्लाई किया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने बोला कि बेहतर है कि यही है। और दूसरी बात है कि जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आपको ये भी पता नहीं होता कि हमने आगे एजुकेशन कहाँ शुरू करनी है। मसलन मैंने MPhil किया था ना, तो मैं चाह रहा था कि अब MPhil के बाद आगे PhD में एडमिशन लूँ, लेकिन जो हमारा यहाँ का MPhil है उसमें तो इतनी रिसर्च नहीं है जितनी वहाँ की है, तो रिक्वायरमेंट है। तो आपने कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो अगर आप बैक पे आए, मास्टर में आए, तो तब ही आप आगे जा सकते हैं। आपको मास्टर वहां जाकर दोबारा करना पड़ता है, फिर आप ऑनवर्ड चलते हैं। अच्छा, यानी ये उनका क्राइटेरिया। तो अगर आप कहें कि जी मैंने तो ये किया हुआ है, मुझे आगे चांस मिले, तो उस चांस में फिर आप अपना चांस जो है ना मिस कर जाते हैं। अच्छा, वैसे वहां पर जो हायर एजुकेशन है लाइक MPhil और PhD जी, वो कितने % लोग उस शोबे को ऑप्ट करते हैं? पहली बात है कि वहाँ जिसे चांस मिलता है ना, उसके पास ग्रांट इतनी होती है कि उसको कोई फिक्र नहीं होता कि मेरा घर कैसे चलेगा या मैं आगे क्या है। तो इसलिए वो डीपली उसमें स्टडी करता है। जहां तक आपने बात की परसेंटेज की, तो नॉट मोर देन 1-2%। अच्छा, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन जो आगे जाते हैं वो यकीनन उसमें फिर वर्किंग करते हैं, यानी उनको ग्रांट इतनी मिल जाती है फिर उनको घर बार की, चूल्हे चौकी की जी फिक्र नहीं रहती। हाँ, मैं यहाँ एक अपना दोस्त है मेरा, उसकी मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। गुजरांवाले से उन्होंने मास्टर डिग्री की थी, वहां जाके वो दोबारा उन्होंने मास्टर की, उसके बाद उन्होंने PhD की। तो कह रहा है जब मैं PhD का फाइनल थीसिस अपना डिलीवर कर रहा था, तो ऑलमोस्ट जब एंड हो रहा था, तो एक चेयरमैन जो हेड था वो खड़ा हो गया। वो कहता है जी आप ये चीज जो है ऐसे है,
कहते हैं सर आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ये है और उसका आंसर ये है। इतनी बात करने से वो गर्म नहीं हो गया? कहता है जी मेरी क्या स्टेटस है और तुम क्या हो। बाकी वालों ने उसको रोका, उन्होंने कहा नो सर ही इज राइट। कहता अब वो ब्रेक हो गई, अब ब्रेक के बाद मुझे वापस आना था तो उन्होंने क्वेश्चन करना था, हैंडल करना था। कहता आई वॉज वेरी स्केर्ड कि अब तो व्हाट टू हैपन, बड़ा बुरा हाल करेंगे। कहता है मैं जो ही इन आऊं ना पूरा हाल खड़ा हो गया, उन्होंने क्लैपिंग की, किसी ने मुझे से एक क्वेश्चन नहीं किया। तो ये उनके निजाम तालीम की एक मेच्योरिटी है, बड़ाई है। नाज़रीन, हाँ जी, मुजफ्फर बेग साहब और मियां लियाकत अली साहब की गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हैं मुजफ्फर बेग साहब, माहिर तालीम व तदरीस, कनाडा से तशरीफ लाए हैं, और मियां लियाकत अली साहब जो तजिया कार हैं और माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मियां लियाकत साहब, हम बातें सुन रहे हैं मुजफ्फर बेग साहब से, तो आपको हैरानगी नहीं हो रही? आपको इस बात पे परेशानी नहीं हो रही कि हम कहाँ खड़े हैं? हम 75 साल से अब तक हमने निज़ाम तालीम में क्या हासिल किया है? पाशा साहब, परेशानी वाली तो बात है। देखें, मतलब 75 ईयर ओल्ड, और आप देख लें कि हमारा, इनको पूछे इनका बजट, तलीमी बजट कितना और हमारा जीडीपी का कितना हिस्सा तलीमी बजट पे है, ठीक है। और वो जो हमारे स्कूल सिस्टम है, हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो जितना पुअर है, और उससे भी फिर भी मुजफ्फर बेग जैसे अच्छे लोग निकल के जो वहाँ जिनकी सलाहियतों को माना जाता है, मैं समझता हूँ कि देखें जी, वहाँ कनाडा में जाके एक स्कूल का लाइसेंस लेना या अपने स्कूल को प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश करना और फिर ज़ाहिर है वहाँ इनका स्कूल चल रहा है तो अभी तक सरवाइव कर रहा है ना। 2007 से लेके आज 2023 आ गया। इट मीन के उसकी एज जो है ना 15-16 साल हो गई और उसकी वर्थ है, तो वहां पर ये काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, अपने स्टाफ को पे दे रहे हैं। तो इट मीन के इनमें सलाहियत थी, हमारे सिस्टम में सलाहियत नहीं है। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। हमारा जो ना बेसिकली हमारे, मैं पाशा साहब बड़ी अपने इधर जो वकला बरादरी है वहाँ भी बैठते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, बार में, हाई कोर्ट में, या जो सीनियर लेवल पे हमारे मतलब बड़े अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पाए के पढ़े लिखे वकला, आम लोगों का कंसेप्ट है कि शायद वकील जो है ना बिल्कुल मतलब इतना नहीं, वही जो लड़ाई ताकि इनकी महदूद होती हैं बातें, आमतौर पे तासुर ये है कि जो नलायक और निकम्मे लोग होते हैं वो वकालत में चले जाते हैं। लेकिन पुराने, बल्कि जितने भी पुराने हमारे सीनियर दोस्त हैं वो बहुत लायक हैं और मोस्टली दे आर फॉरेन एजुकेटेड। मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो जाए और अलामा इकबाल, सारे ये लोग, बल्कि कहते हैं कि जितने भी पाकिस्तान में जितने मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, बल्कि आप अपने देख लें जितने भी आपके पीएम रहे हैं उनके पास, प्राइम मिनिस्टर है उनके, कितने के पास लॉ की डिग्री थी। आप देखिए कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा करने वाला जो फर्द है वो भी वकील है। तो इसमें तो लिहाजा हमें ये, हम बात अक्सर डिस्कस करते हैं कि निज़ाम तालीम में हमें थिंक टैंक की जरूरत है, मुख्तलिफ लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और ये जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन कि कौन से बच्चे, जैसे इन्होंने कहा ना, हम टाइम जाया ना करें। देखें मैट्रिक में जैसे इनके यहाँ 3 क्लास से टीचर, लेकिन हमारे यहाँ टीचर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। 3 क्लास से वो टीचर जो है ना असेस कर लेता है, या 5वीं क्लास तक कि इस बच्चे में टैलेंट है और इसने कौन सा शोबा इसमें कहाँ
कौन सी साइड पे ये चल रहा है, इसका ब्रेन किधर जा रहा है, राइट। अदाकारी की तरफ जा 12 साल तक, हाँ जी, मैं एफए तक, इंटरमीडिएट तक ये तय ही नहीं होता कि किधर जाना है, दामुक टोइया मार रहा होता है बंदा। मैं लियाकत साहब की बात को आगे ले जाऊंगा। बात हो रही है सिस्टम की। अब क्वेश्चन ये है कि वहां क्या सिस्टम है, हम लोग वहां जाते हैं, वो इधर नहीं आते। उसमें जो मेन चीज है ना, जैसे हमारा स्कूल है, ये मुख्तलिफ स्कूल है जो भी है, एक सेंट्रल डेटाबेस है। एक क्रेडिट जब बच्चा हमसे करता है ना, तो जब वो टर्म एंड होती है ना, तो हमें वो जो क्रेडिट है वो जो सेंट्रल डेटाबेस में सेंड करना होता है। इट इज मस्ट। अगर आप वो नहीं करते तो उसका बड़ा हैवी फाइन है। उसकी रीजन क्या है कि सिस्टम कंट्रोल। फर्ज करें जब हम स्कूल बंद कर देते हैं तो बच्चे ने किया तो कहां से जाएगा रिकॉर्ड? तो रिकॉर्ड उसका मौजूद है सिस्टम, कैनेडियन सिस्टम में रिकॉर्ड मौजूद है। ये बड़ी चीज है कि ये हमें चीज ऑब्जर्व करनी है कि ओवरऑल कहीं से भी उसने किया ना, उसका डाटा है। सेकेंडली, फर्ज करें कि बच्चा ग्रेजुएट हो गया, उसने कहीं एडमिशन लिया, बच्चा नहीं चला, आ गया, तो हर स्कूल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो वो उसके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ये बच्चा ड्रॉप हुआ है, तो किस स्कूल का बच्चा ड्रॉप हुआ है। तो एंड ऑफ द डे पता चल जाएगा कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किस इदारे की क्या है, स्ट्रेंथ है। और दूसरा यहाँ बड़ी अहम चीज जो इन्होंने कहा ना कि मतलब सेंट्रल सिस्टम कनाडा में चला जाएगा रिकॉर्ड, तो वहां पे ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि वो लोग इस चीज को भी इवेल्युएट करते हैं कि हमारे मुल्क में कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने इंजीनियर बन रहे हैं, कौन से क्रेडिट आवर लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। हमारे यहाँ तो ये ओवरऑल सिस्टम है। अभी तक हमारा एक एग्रीकल्चर मुल्क है, आपको ये नहीं पता कि हमें गंदम चाहिए, हमने कितनी काश्त करनी है, किस इलाके को हमने इंसेंटिव देना, कहाँ काटन काश्त करनी, कहाँ शुगर केन करना है। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं इस साल रेट अच्छा है तो वही बोना शुरू कर दें, वही लिहाजा लॉजिक काटन ही लगाते जाए सारा एरिया। मियां साहब आपकी बात बड़ी होती है। आप देखें, हमने अपनी बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया हाउसिंग सोसाइटीज में। उससे हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है, वेदर में जो हीट पैदा हो रही है, उसके जो नुकसानात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। हम एग्रेरियन कंट्री हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर की जो अवेलेबल लैंड है वो कम होती चली जा रही है। यही तभी कहते हैं किसी आप जिसे नापसंद करते हैं उसकी अच्छी बात को भी आपको जो है ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कासिम के अब्बू यही तो कहते थे कि हाई राइज बिल्डिंग बनाए, ना कि एग्रीकल्चर सोसाइटियां बनाए। ये उनका एक अच्छा प्लस पॉइंट था कासिम के अब्बू। नहीं, कासिम के अब्बा जी के और भी प्लस पॉइंट थे, लेकिन उनके जो बेसिक नेगेटिव पॉइंट है ना वो इतने हैवी हैं कि उनके जो अच्छे पॉइंट थे उन पर सारा कटा मिट्टी पड़ गया। वो कासिम के अब्बू एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ी, चूंकि वो खुद एक कैम्ब्रिज या फॉरेन। ऐसे मियां साहब बुरा ना बनाए, लगता कासिम के अब्बू जी की हरकतों से, उनके गुफ्तगू के स्टाइल से लगता था कि वो किसी बाहर के पड़े हुए इदारे से उनका ताल्लुक है। नहीं, मैं पाशा यानी कटा मिट्टी डाल दी उन्होंने। मैं पाशा जो जुबान इस्तेमाल करते थे वो मैं आपको बताता हूँ ये उनकी क्यों ये हैबिट डेवलप हुई। जो मैं मतलब आई नेवर उसके साथ पर्सनल मेरी इंटरेक्शन कभी नहीं हुई किसी लेवल। अच्छा ही है। तो लेकिन ये एक प्लेयर स्टाइल जो होता है ना, प्लेयर स्टाइल, प्ले बॉय स्टाइल नहीं, प्लेयर ग्राउंड में जाना, मतलब पकड़ लो फाड़ लो, ये कुछ भी नहीं है हमारे साथ। नफ्सियाती बर्तरी का करना। ये वो स्टाइल। मियां साहब, वैसे अब्बा जी ने, जिनको आप अब्बा जी कह रहे हैं, कासिम के अब्बा जी ने इस नौजवान नस्ल के साथ जो तराव किया है, पूरी एक नस्ल को गंदगी पर लगा दिया, जुबान की बवासीर लगा दी उनको ऐसी, जो लाइलाज मर्द है। यानी कासिम के अब्बू जी के फॉलोअर के साथ गुफ्तगू करना जो है वो एक, मैं क्या कहूं, अब हम बार हमारा क्योंकि मौजूद नहीं है जी। अच्छा मुजफ्फर साहब, आप ये बताइए कि जैसे मियां लियाकत साहब ने भी बताया कि अब जो अपॉर्चुनिटीज हैं पूरी दुनिया में, वो उनमें कनाडा सर फहरिस्त है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम अपने नाजरीन को क्या गाइड करेंगे कि अगर वो जो कनाडा में अपॉर्चुनिटीज हैं
तालीम हासिल करने की, वहां पर सेटल होने की, वहां पर जॉब्स की, तो उसके लिए वो किस बटन को दबाएं तो उनके सामने मालूमात का गेट जो है वो खुल जाएगा? जी, एक तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि यहाँ जी वीज़े आ रहे हैं या आप मेरे लिए वीज़ा ले आए, ऐसी कोई ना बात है, ना किसी की बातों में आया जाए। इसमें कनाडा जाने के 2-3 ही ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है आप एज ए स्टूडेंट वीज़े के लिए है कि मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन, आपकी 12th तक आपने किया हो या ग्रेजुएशन या मास्टर कोई भी। अच्छा, एक बात बताइए जी, मियां लियाकत साहब और मैं अगर जाना चाहें तुम्हारा कोई चांस है? आप ज़ाहिर तो चांसेस बहुत कम है। हाँ, मियां साहब देखे ना, उनका सुर्खो सफेद चेहरा है, वो कोई बुजुर्ग थोड़ी है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है ना कैसे किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, अगर तो आप एज ए विजिटर जाना चाहते हैं तो आपके चांसेस मैक्सिमम है। ओके, यस, मैक्सिमम है उसमें। तो उसकी भी डिफरेंट क्राइटेरिया है, कोई ना कोई रीजन तो देनी पड़ेगी कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, कि मैं उसी को ही क्यों लाइक करता हूँ। और उसमें वो चेक करेंगे कि ये आपके पास जो आप जाना चाह रहे हैं और यकीनन आप वापस भी आएंगे। नहीं, इस उम्र में मैं और मियां साहब वहां पर जाकर क्या करें? फिर शहर के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वो आपको उनको ये सॉलिड प्रूफ देंगे कि हम वापस आएंगे, कि हमारी यहाँ ये टाइज हैं, ये हमारी फैमिली है, हम वापस आएंगे, तो चांसेस तब भी बनेंगे। अच्छा, अगर आप कहते हैं सिंपल ही चलते हैं तो उसमें फिर चांसेस कम है। यानी एक ही हमारे पास गेट है और वो है विजिटर के तौर पर। हाँ, विजिटर के तौर। जॉब शॉप नहीं? जॉब इस एज में तो जाहिर है मुश्किल है, लेकिन एज ए विजिटर ही जा सकते हैं, विजिट ही कर सकते हैं। वो भी अपना इतनी इनकम शो करें कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं जाके वहां स्पेंड करूंगा, सिस्टम में लगाऊंगा, तो मेरी बात आ जी। अच्छा, तो पहले हमारी जो डिस्कशन चल रही है कि वहां के लोगों को कैसे हम बताएंगे कि अपॉर्चुनिटीज है, तो कौन सा यंग जनरेशन को। हाँ जी, उसमें फर्ज करें कि मिनिमम अगर उन्होंने ग्रेड 12 किया है यहाँ पर FA-FSC किया है और उसके बाद उनका जो आइलेट्स का एग्जाम है उसका जो सर्टन स्कोर है वो किया है, तो उनके चांसेस हैं। अब चांसेस जो है ना, कनाडा में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जितने तो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं उसमें उतने चांसेस कम है। कि उनकी कोशिश है कि बाकी सूबों में भी लोग जाएं। तो अगर आप कहीं दूर अप्लाई करेंगे, वहां जो क्राइटेरिया होगा ना वीजे का, वो कंपैरेटिवली इजी होगा, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। एक तो ये है। सेकेंडली, आप अगर हाईली क्वालिफाइड हैं, जैसे आप मास्टर डिग्री हैं, आप एजुकेशन प्लस आपके पास जॉब भी है, इवन देन जो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर आप चाह रहे हैं कि नहीं मूव किया जाए, तो उसके फिर आप एज ए स्किल्ड वर्कर जाएंगे। स्किल्ड वर्कर की ये है कि आपका एजुकेशन, आपकी एज और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को बकायदा आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम मौजूद है, इनकी जो वेबसाइट है कैनेडियन की, तो उसमें आप अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, आप उसको अप्लाई करें, तो आपके इंटरव्यू करेंगे या जो भी उनका क्राइटेरिया है, अगर आप उसको मीट करते हैं तो एज ए स्किल्ड वर्कर वो आपको ले लेंगे, जैसे कि जो मैं भी एज ए स्किल्ड वर्कर ही वहां गया था। आप स्किल्ड वर्कर मीन टीचर के तौर पर? जी, मैंने यह है कि मैं यहाँ टीच करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी एजुकेशन है, तो उसकी बेस में मैंने अप्लाई किया था। उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, काफी लंबा इंटरव्यू किया कि आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो आप हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकते। अच्छा मुजफ्फर साहब, मियां साहब और मैं जी, हम तजिया निगार हैं, राइट, हम टेलीविजन पर प्रोग्राम करते हैं, मियां साहब भी बहुत सारे उसमें जाते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, नॉलेज भी है, तो हमारा कोई स्कोप स्किल्ड वर्कर, ये स्किल नहीं है हमें कि हम इंटरव्यू करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को टेलीविजन पर। बाकी सारे तो पॉइंट पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट इसमें नेगेटिव भी है। क्या? एज है। देख ले मियां साहब, हम इनकरेज नहीं कर रहे। अच्छा, क्योंकि उसमें मोस्टली वो 30+ है, जो ही आप 40 को क्रॉस करते हैं ना, तो आपके चांसेस जो है ना उतने फिर कम नहीं। लेकिन देखें, कोई बीमारी नहीं है, मियां साहब का भी चेहरा लाल है, मेरा भी गोरा चिट्टा है, तो हम ठीक ठाक नहीं है। तो जनाब बिल्कुल आप ट्राई करें जी, कोशिश करें। स्किल्ड वर्कर, जी हाँ, जब आप एज ए स्किल्ड वर्कर जाते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स आपके पास एजुकेशन भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं ना, तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये सारा सेटअप कर लिया, स्कूल भी बना लिया, उन्हें मैंने बताया जी ये सारा मेरे पास है, तो मैं यहाँ का सर्टिफाइड या क्या हो सकता है। उन्हें बोले जी आपने जो भी किया ना, आपकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप हमें इन राइटिंग में दें, इन राइटिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल इन राइटिंग दें, प्लस इसकी सर्टन आई बिलीव $100 फी भी है, फी भी दें, तो फिर हम आपको इसका आंसर देंगे।
उसका जवाब उन्होंने मुझे ये दिया कि मिस्टर बेग, यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव इन क्लास कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो फिर यहाँ से मैंने बीएड किया हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज बताए कि ये यॉर्क यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वहां से मैंने कोर्सेज किए। उसकी बेस पे मुझे फिर ना अंटारियो सर्टिफाइड टीचर का सर्टिफिकेट। अच्छा मियां साहब, आपने अभी बताया कि जो डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पर वीजा सख्त है जी, और जो लेस डेवलप्ड हैं वहां पर कम है। तो आप एक्सप्लेन थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को जी कि कौन से वहां पर एरियाज डेवलप्ड है जहां पर जाने के ख्वाहिशमंदों को ज्यादा सख्ती से स्क्रूटनाइज किया जा सकता है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आसानी से जाया जा सकता है। देखिए जी, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो तो है अंटारियो में और स्पेशली टोरंटो में है। अंटारियो में चांसेस कम है। ओके। एक है मैनीटोबा, पिछले 4-5 सालों से बल्कि उससे भी ज्यादा बहुत सारे लोग यहाँ जाते थे। इस वक्त न्यू ब्रांसविक में वहाँ चांसेस और भी ज्यादा हैं। तो इसी तरह जो भी फार हैं जिनमें पॉपुलेशन कम है उसके मुताबिक उनके चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं और वहाँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी मालूमात जो आप दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को, ये हम वेबसाइट से भी ले सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे स्कूल की वेबसाइट है, अगर मुनासिब है आप बताते हैं, आप हमें ईमेल करें, हम यकीनन उसका आंसर देते हैं। थोड़ा सा बोल देंगे आप? तो हम www.can-aim-highschool.com रिपीट कर दीजिए। हाँ जी नाज़रीन, www.can-aim-highschool can-aim-highschool.com, ये हमारी वेबसाइट है। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन रहे हैं मियां साहब, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं हमारे लोगों के लिए। इसमें एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहता हूँ, ये आफ्टर जो कोविड के बाद ना बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे जो हमारा डिप्लोमा है, अंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा की बात हो रही है कि जो ये करेगा तो वही वहां का ग्रेजुएट है, पढ़ा है। अब ये चीज जो है ना ऑनलाइन है। सपोज एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है वो कहता है जी मैं अंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा लेना चाहता हूँ, तो वो यहाँ बैठ के भी ले सकता है क्योंकि सब चीज ऑनलाइन है। ओके। और ये सारी फैसिलिटीज पैदा हुई हैं कोविड के बाद, कोविड की वजह से, ताकि ठीक। और इसके थोड़ा सा और भी कि ये जो अंटारियो सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 30 क्रेडिट्स लेने होते हैं। अब क्रेडिट एक आगे पे, एक क्रेडिट के लिए आपको 110 आवर्स पढ़ना होता है। तो 30 क्रेडिट्स में से 18 कंपल्सरी होते हैं, 12 जनरल इलेक्टिव होते हैं, और इसके साथ वहां का एक एग्जाम होता है जो कि पूरे अंटारियो का हर स्टूडेंट को एग्जाम देना होता है, जो बताता है कि उसका इंग्लिश का लेवल क्या है। उसको बोलते हैं अंटारियो सेकेंडरी स्कूल लिटरेसी टेस्ट। अंटारियो सेकेंडरी स्कूल लिटरेसी टेस्ट, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। और थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि हर स्टूडेंट को 40 आवर्स वॉलंटियर काम करना पड़ता है। तो वॉलंटियर वर्क की भी बहुत अहमियत है। जो तो वो हम जब ऑनलाइन ये डिप्लोमा करेंगे इधर, हाँ जी, तो फिर हमें इधर वॉलंटियर इधर करेंगे, हमें कोई सॉलिड उसकी एविडेंस देनी पड़ेगी कि हमने ये काम किया। ये हमने काम किया। मियां साहब, मुजफ्फर बेग साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। यानी सिस्टम के कमजोरियों कोताहियों के बावजूद पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों को, नौजवानों को मुश्किलात तो जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ जी, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। ओनली एंड ओनली जो फर्क है ना पाशा साहब, यहाँ लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है। एक्चुअली हम देखते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे मार्क्स वाले, अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो है ना इग्नोर हो जाते हैं, और पर्ची वाले बच्चे जो है ना उनको रख लिया जाता है। राइट मैन फॉर राइट जॉब, जब आप मेरिट डिटरमिन नहीं करेंगे किसी भी शोबे में, तो जाहिर है अच्छी क्वालिटी के लोग ऊपर नहीं आएंगे। हालांकि उस मुल्क का और हमारे मुल्क का जमीन आसमान का फर्क है। हम तो जन्नत में रहते हैं दुनिया में। हमारा मुल्क जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा जो जियोग्राफिकल है, जो हमारी क्लाइमेट है, हर 100 मील के बाद बदल जाती है। यहाँ
गर्मी ये है, अल्लाह की अब blessing है। स्कर्दू में जाएं वहां आप बर्फ पड़े, ठीक ठीक है, वहां मटर पैदा हो रहा है, यहाँ टमाटर पैदा हो रहा है, ठीक है। हमें हर दुनिया की हर नेमत, कहीं से हमें एप्पल आ रहा है और कहीं हमारा शुगर केन बन रहा है, ठीक है जी, इधर पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, और कहीं अंगूर आ रहा है। तो ये तो हम तो जन्नत में रह रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मैंने गुड गवर्नेंस की गुड गवर्नेंस की जरूरत हो तो वो कासम के अबू फिर आ जाते हैं, वो कहते हैं लोग यहाँ जॉब करने आया करें। जी लियाकत साहब ने बात की मार्क्स की। हमारे ये सिस्टम में ना वो रट्टा ज्यादा है। मसलन बीइंग ए मैथमेटिशियन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि कोई टॉपिक है, लाइक से फैक्टराइजेशन एक टॉपिक है। अब वहां हमारे क्या होगा कि ये एक एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चन है, तो अब क्या हुआ कि 8-10 दिन टीचर ने बता दिया तो वो उसी को करता जा रहा है। जबकि वहां की जो मिनिस्ट्री है उनकी ये गाइडलाइन है कि ये टॉपिक है, आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है, जस्ट कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज दिस, रटा नहीं है क्लियर हो। और फिर उसमें देखना है कि इसमें जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कितना है, इसमें जो थिंकिंग इंक्वायरी क्या है, इसमें लाइक कम्युनिकेशन क्या है, और इसकी फिर एंड ब्रॉड बेस्ड फाइनली इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है। जी जी, ये चीज है। मतलब मियां मुजफ्फर बेग साहब, जनाब मियां लियाकत अली साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे नाजरीन को अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफीद फरमाया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।